अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे न्यूप्लेजिया ऑफ द लेरिंग्स की। तो इसमें इन्होंने जो बॉक्स दिया हुआ है बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर्स बताए हुए हैं। मेलिग्नेंट में ये वाले शुरू के 5 है, दीज आर योर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स विच अराइज फ्रॉम विच आर एपिथेलियल इन ओरिजिन वेयर एज दीज लास्ट फॉर मेसेनकाइमल इन ओरिजिन। बेसिकली बॉक्स से बस इनके नाम देख लेने, क्योंकि मेनली जो होता है बिनाइन वाले जो होते हैं वो BCQs के लिए आते हैं, एंड मेलिग्नेंट में से जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर SCQ। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ साथ बताता रहूँगा इस वीडियो में। पेपिलोमा की बात की जाए, पेपिलोमा बिनाइन से ट्यूमर होता है, आइदर भी सोलिटरी और मल्टीपल। किस तरह के BCQs आते हैं कि ये देखा गया कि जो सोलिटरी पेपिलोमा होता है यूजली एडल्ट्स में देखा जाता है। इट कैन आइदर भी सिसाइल और इट कैन आइदर भी पेडंकुलेटेड। लोकेशन के बारे में पूछते जाते हैं तो कहाँ से अराइज करता है, यूजली एट द एंटीरियर कमिशर एंड द एंटीरियर हाफ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। मेल्स में मोर कॉमन होता है। क्लिनिकल फीचर्स इसकी हॉर्सनेस देखी जाती है। अच्छा, जो हॉर्सनेस है ना वो हमको ऑलमोस्ट हर तरह के ट्यूमर में हॉर्सनेस तो मिलेगी ही मिलेगी। हॉर्सनेस देखी जाती है। और ये देखा गया कि जो पेडंकुलेटेड पेपिलोमा होता है that is usually sucked down between the cords during inspiration, but then it is blown up again to rest on the vocal cords during phonation. We know कि vocal cords इस तरह के vocal cords होते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है कि vocal cords यूँ आपके इस तरह इनवर्ड्स को आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो वो उसका पेडंकुलेटेड जो पेपिलोमा होगा जिसमें पेडिसल होगा दैट वुड बी सक डाउन, वेयर एज ड्यूरिंग फोनेशन क्या होगा या ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जब वो वोकल कॉर्ड्स वापस इस तरह करके खुल रहे होंगे, सो दैट वुड बी ब्रॉट अप बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। ट्रीटमेंट्स की किस तरह होती है, इट इज़ यूजली रिमूव थ्रू डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी अंडर वही जो माइक्रो लेरेंजोस्कोपी का प्रोसीजर होता है कि इसमें हम माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं विद डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी। फॉलोअप ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी जो रिकरेंस है वो कभी कभी हमको इसकी रिकरेंस जो है दैट इज़ नॉर्मल। सो ये बस BCQ उसके लिए इंपॉर्टेंट था। बाकी पेपिलोमा में ये मैंने सोलिटरी बताया था। अब अगर मल्टीपल पेपिलोमा की बात करें तो वो देखा गया कि कंपेयर टू सिंगल वन विच वॉज सीन इन एडल्ट्स, मल्टीपल वाला ज़्यादातर इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में मिलता है। यूजली सूनर क्या कहते हैं सून आफ्टर बर्थ या एट द टाइम ऑफ बर्थ। मेन पॉजिटिव क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म कौन सा है, HPV का वायरस होता है। HPV 6 एंड HPV 11 याद कर लेना क्योंकि इससे अगेन MCQs आ जाते हैं। वोकल कॉर्ड्स पे और वेंट्रिकुलर बैंड्स के लेवल पे देखा जाता है जो मल्टीपल पेपिलोमा होता है। अगेन क्लिनिकल फीचर्स में मेन चीज़ क्या होती है, हॉर्सनेस होती है। डिस्निया भी मिल सकता है। डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू हमको किस तरह का नज़र आता है, बंचेस ऑफ वॉट, क्योंकि HPV की वजह से हो रहा है तो वॉटी अपेरेंस होगी, वॉटी लाइक प्रोजेक्शंस होंगी, पिंक टू वाइट इन कलर, एंड दे आर ऑलवेज मल्टीपल, दे कैन आइदर बी सिसाइल और पेडंकुलेटेड। ट्रीटमेंट के लिए ये डब्बा याद कर सकते हैं। वैसे ये देखा गया कि यूजली जो ये पेपिलोमा मल्टीपल पेपिलोमास होते हैं दे हैव टू बी रिमूव विदाउट डैमेजिंग द अंडरलाइंग लेरिंग्स। एंड ये देखा गया इनको हम रिमूव किस तरह करते हैं, या तो एंडोस्कोपिकली रिमूव कर सकते हैं बाय डायथर्माइजेशन, बट वी नीड टू बी क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वी नीड टू मेक श्योर कि वी डोंट कॉज एनी सब म्यूकोजल स्कारिंग। ट्रेकियोस्टमी यूजली अवॉइड की जाती है क्योंकि इट कैन कॉज इम्प्लांटेशन ऑफ द पेपिलोमा लोअर डाउन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेज़र सर्जरी आजकल देखी जा रही है। आजकल हम लेज़र सर्जरी के थ्रू इसको ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें ये देखी गई कि जो सबम्यूकोजल स्कारिंग होती है दैट इज़ बेसिकली मिनिमल। पुराने ज़माने में रेडियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट करते थे, लेकिन अब आजकल रेडियोथेरेपी को कम कर दिया क्योंकि रेडियोथेरेपी में ये देखा गया था बाय ट्रीटिंग इट विद रेडियोथेरेपी देयर वर सम मैलिग्नेंट चेंजेस सीन। एंड इसको फर्दर इसकी रिकरेंस को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, एंटीवायरल एजेंट्स थे या जो HPV का वायरस जिससे हो रहा है उसकी थेरेपी उसके खिलाफ वैक्सीन दे दें। सो दैट वाज ऑलरेडी टू मल्टीपल पेपिलोमा। फाइब्रोमा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइब्रोमा नहीं करना। कॉन्ड्रोमा की भी अगर बात करें बस उसकी लोकेशन का पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड कार्टिलेज से राइज करता है। हीमोजोमा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वोकल कॉर्ड पॉलिप भी ये देखा गया कि जो पॉलिप होता है मेनली क्या होते हैं, दे आर पेडंकुलेटेड स्वेलिंग विच अराइजेस फ्रॉम द क्या कहते हैं लेरेंजियल मिकोजा। अगेन मैंने ही कहा था हॉर्सनेस हमको सब में मेन सिम्टम मिल रहा होता है। कैराटोसिस ऑफ लेरेंस की बात करें तो इट इज़ अ लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ल्यूकोप्लेकिक रेस्ड पैचेस ऑन द वोकल कॉर्ड्स। अगेन वेरी रेयर कंडीशन, यूजली मेल्स में देखी जाती है, एंड इट इज़ यूजली ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ वोकल अब्यूज, एक्सेसिव स्मोकिंग, एल्कोहल इंटेक, एक्सपोजर टू इरिटेंट फ्यूम्स या विटामिन A डेफिशिएंसी। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वही हॉर्सनेस मेनली प्रेजेंट मिलेगी जिसका ऑनसेट है विच इज़ यूजली ग्रेजुअल। और इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी पे हमको रेस्ट वाइट पैचेस नजर आते हैं। वोकल कॉर्ड्स के लेवल पे मोबिलिटी जो होती है वोकल कॉर्ड्स की वो नॉर्मल होती है। इट इज़ यूजली कंसिडर्ड एज अ प्री मलिग्नेंट लीजन। ट्रीटमेंट के लिए क्या देखी गई है, वी कैन आइदर स्ट्राइप ऑफ दैट कैरोटिक पैच क्या कहते हैं थ्रू अगेन माइक्रो लेरेंजोस्कोपी, या हम क्या कहते हैं CO2 की लेज़र एक्सेशन रिमूव कर CO2 की लेज़र एक्सेशन यूज़ कर सकते हैं।
जो बिनाइन थे वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ के लिए थे। अब मेलिग्नेंट ट्यूमर में से जो मेलिग्नेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जिससे ऐसे क्यों होता है, मेन कह रहे हैं वीडियो यहाँ से शुरू हो रही है। एंड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का एक वेरिएंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वेरुकस कार्सिनोमा कहते हैं, क्योंकि उसमें जो मॉर्फोलॉजी मिलती है उसकी मॉर्फोलॉजी इज़ बेसिकली क्या कहते हैं, वॉर्टी लाइक मिल रही होती है, लेकिन जो प्रोग्नोसिस होती है वो गुड ही देखी गई है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की को भी अगर देखा जाए प्रोग्नोसिस उसकी गुड है। ज़्यादातर किस में मिलता है, मेल्स में मिलता है। और क्या कहते हैं, पीक इंसिडेंस कब होते हैं, बिटवीन द एजेस ऑफ 40 एंड 60। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हमारे पास फीमेल्स में भी ज़्यादा इसके इंसिडेंस आ रहे हैं, क्योंकि फीमेल्स जो वेस्टर्न वर्ल्ड होती है, जितने भी वेस्ट में जितने ममालिक हैं वहाँ पे आजकल देखा गया कि कंपेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे भी फीमेल स्मोकिंग करती हैं। तो जो उसका मेन जो एटियोलॉजिकल फैक्टर देखा गया दैट इज़ जो स्मोकिंग। स्मोकिंग के अलावा और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं विच कैन कॉज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एल्कोहल की कंजम्पशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, vocal abuse, radiation of the neck and occupational exposure to asbestos। और चाइल्डहुड में ये देखा जाता है कि चाइल्डहुड में हमको कोई हिस्ट्री मिलेगी रेडिएशन की जिसकी वजह से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा, वरना चाइल्डहुड में रेयरली इट डेवलप्स। पैथोलॉजी अगर देखी जाए तो ये देखा गया है कि इसकी जो है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इसको 4 जगहों पे क्लासीफाई किया जाता है, ये याद करना होगा, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक, सबग्लोटिक और ट्रांसग्लोटिक। सबसे कॉमन कौन सा होता है, ग्लोटिक होता है, विच अराइजेज फ्रॉम द थ्रू वोकल कॉर्ड्स एंड इट इज सीन एट द एंटीरियर हाफ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। ये लोकेशन याद रखनी होगी। सुप्राग्लोटिक ऐसा नेम सजेस्ट कि वो ग्लोटिस से ऊपर से राइज करता है, ओनली 19% ऑफ द टाइम इसके केसेस हमें मिलते हैं। सब ग्लोटिक बिलो द ग्लोटिस 1 to 5% ऑफ द टाइम हमको मिलते हैं। और ट्रांसग्लोटिक में तीनों आ जाते हैं। ट्रांसग्लोटिक में बेसिकली मेन लीजन ग्लोटिक के लेवल पे होती है, लेकिन फिर ग्लोटिक से बहुत आगे भी और पीछे भी सुप्राग्लोटिक भी सब ग्लोटिक भी वो इन्वेट कर देता है। तो ट्रांसग्लोटिक में ये दो चीज़ें बेसिकली आ जाती हैं। माइक्रोस्कोपिकली हमने किस तरह क्लासीफाई किया हुआ है, वेल डिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड एंड पुअरली डिफरेंशिएटेड। एंड इसकी ग्रेडिंग किस तरह की गई है, ग्रेडिंग ये चीज़ें याद रखनी होगी। ग्रेडिंग इस तरह की गई है कि जो ग्रेड 1 होते हैं उसमें मोर देन 75% ऑफ द सेल्स आर सीन वेल डिफरेंशिएटेड। ग्रेड 2 में 51 to 75% सेल्स हमें डिफरेंशिएटेड मिलेंगे। ग्रेड 3 में 26 to 50% और जो ग्रेड 4 है उसमें हमको लेस दैन 25% सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंशिएटेड नज़र आते हैं। स्प्रेड इसका किस तरह होता है, लेरेंजियल ट्यूमर्स का, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का डायरेक्टली स्प्रेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सी उसकी साइट ऑफ ओरिजिन है। लिम्फेटिक के थ्रू स्प्रेड हो सकता है और हीमेटोजीनियसली स्प्रेड हो सकता है। डायरेक्ट स्प्रेड में बात करें मैंने का मेनली डिपेंड करता है ऑन द साइट ऑफ ओरिजिन। ये देखा गया कि जो ग्लोटिक कार्सिनोमा होते हैं वी नो कि दे अराइज फ्रॉम द फ्री मार्जिन ऑफ वोकल कॉर्ड्स फ्रॉम द एंटीरियर हाफ, अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। तो वो डायरेक्टली कहाँ कहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं, 3 प्लेन्स में स्प्रेड कर सकते हैं। या तो ग्लोटिक प्लेन में जिससे वो बहुत एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली इन्वेट करेंगे, या वर्टिकल प्लेन में जिसमें अबव या बिलो इन्वेट करेंगे, या हॉरिजॉन्टल प्लेन में जिसमें वो डीपर स्ट्रक्चर्स को इन्वेट करते हैं। सुप्राग्लोटिक की बात की जाए तो सुप्राग्लोटिक जो होते हैं दीज आर सीन एज एक्सोफिटिक, वेल डिफरेंशिएटेड एंड दे आर यूजली लेस इन्वेसिव। ये कहाँ पे इन्वेट कर सकते हैं, प्री एपिग्लोटिक स्पेस पे, वेलिकुला पे और बेस ऑफ द टंग पे। वेरेस जो सब ग्लोटिक होते हैं, सब ग्लोटिक का ये देखा गया कि दे ग्रो सर्कमफ्रेंशियली एंड दे यूजली इन्वेट टू द लेवल ऑफ ट्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन और टू द ट्रेकिया। लिम्फेटिक की अगर बात की जाए तो लिम्फेटिक में ये देखा गया कि जो ग्लोटिक वाले हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमास होते हैं उनका लिम्फेटिकली स्प्रेड इतना नहीं होता क्योंकि ग्लोटिस के आसपास इतने रीजनल लिम्फ नोड्स नहीं होते हैं। वेयर सुप्राग्लोटिक एंड सब ग्लोटिक का टू सम एक्सटेंट लिम्फेटिक स्प्रेड देखा जाता है। एंड हीमेटोजीनियस की अगर बात करें तो ये देखा गया कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस के वक्त हमको वो लंग्स में ज़्यादा डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिल सकता है। उसके अलावा लिवर, बोन, किडनीज और ब्रेन, इन तीनों जगहों पर इसका डिस्टेंट मेटास्टेसिस मिल सकता है थ्रू ब्लड। स्टेजिंग की अगर बात की जाए तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा है ये पूरा याद नहीं करना, क्योंकि इस पूरे से अगर तो आया तो बहुत से बहुत 1 या 2 MCQs ही आएंगे। हमको हर जो ट्यूमर की सब क्लासिफिकेशन है, सुप्राग्लोटिस, सबग्लोटिस और ग्लोटिस, हमको हर ट्यूमर की अलग अलग स्टेजिंग नहीं याद रखनी, क्योंकि इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। यही है कि अगर बहुत भी हुआ तो हद से हद 1 या 2 MCQs ही आ सकते हैं, वरना दिस थिंग इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। क्लिनिकल फीचर्स हाँ इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल फीचर्स के लिए हम ऑब्वियसली ये वाला बॉक्स भी याद कर सकते हैं। ये जनरलाइज क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए लेरेंजियल कार्सिनोमा के, एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए। ये देखा गया कि जो ग्लोटिक कार्सिनोमास होते हैं दे यूजली प्रेजेंट अर्ली। एज अ रिजल्ट उनमें हमको क्या मिलती है, एक तो वही प्रोग्रेसिव और अनलिमिटिंग हॉर्सनेस मिलेगी। जो डिस्निया और स्ट्राइडर होते हैं वो यूजली देखा जाता है कि इट डेवलप्स लेटर ऑन व्हेन द ट्यूमर इज एक्सटेंसिव। डिस्फेजिया बहुत रेयरली मिलता है और तब मिलता है अगर तो फेरिंग्स तक इन्वॉल्वमेंट हो गई हो। पेन भी ज़्यादातर लेट सिम्टम देखा जाता है इसका। वैसे जनरलाइज फीचर्स कौन कौन से मिल सकते हैं हमको ग्लोटिक के कार्सिनोमा में, कफ, इरिटेशन इन द थ्रोट, हिमोप्टिसिस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस एंड स्वेलिंग एट द लेवल ऑफ नेक।
सुप्राग्लोटिक की बात की जाए तो सुप्राग्लोटिक ये देखा गया कि दे यूजली प्रेजेंट लेट कंपेयर टू ग्लोटिक हु आर प्रेजेंटिंग अर्ली। सुप्राग्लोटिक एंड सबग्लोटिक दोनों लेट प्रेजेंट करते हैं। सुप्राग्लोटिक में ये देखा जाता है कि इसमें डिस्फेजिया एंड चेंज ऑफ वॉइस यूजली हमको ये वाले सिम्टम्स मिलते हैं। वेयर एज जो सबग्लोटिक होते हैं, सबग्लोटिक में डिस्निया अनस्टाइडेड दे अपेयर अर्लियर एंड इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू हम बेसिकली सारी क्या कहते हैं जो भी ग्रोथ होगी, जो साइट एक्सटेंट, जो जैसी भी मोबिलिटी होगी वोकल कॉर्ड्स की, वो हम इनडायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू असेस कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन में मेन ये 4 इन्वेस्टिगेशंस, इनके नाम हर हाल में याद रख लेने। क्यों इन्वेस्टिगेशंस हम क्यों कराते हैं? एक तो देखने के लिए कि उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है, कि वो किस तरह का ट्यूमर है, कितना डिफरेंशिएटेड है। दूसरा उसकी एक्सटेंट चेक करने के लिए कि उसका स्टेज क्या है। एंड तीसरा ये चेक करने के लिए कि कि वी कैन रूल आउट एनी अदर कॉन्करेंट डिजीज़, ताकि हम सर्जरी उसको फिर प्रॉपरली सर्जरी करवा सकें। होपफुली सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो, ये चेक करने के लिए। एंड एनेस्थीसिया की भी फिटनेस दे सकें। कौन सी 4 इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं? रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हम क्या चेक करते हैं? वी बेसिकली डिटेक्ट द एक्सटेंट ऑफ जो आवर प्राइमरी लीजन एंड रीजनल और डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ये याद करना होगा कि हम इन चारों फाइंडिंग्स में कौन कौन सी क्यों करा रहे होते हैं, ये चीज़ हमें याद रखनी होगी। रेडियोलॉजी में क्या क्या करा सकते हैं हम? प्लेन एक्सरे, सिटी स्कैन, MRI, बेरियम स्वॉलो। डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी क्यों कराते हैं? टू बेसिकली डिटेक्ट द लोकेशन, द साइज एंड द एक्सटेंट ऑफ द लीजन। एंड डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी के थ्रू हम बायोप्सी लेते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में हम क्या करते हैं? बेसिकली उस बायोप्सी की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी डायग्नोसिस होती है, उसको कंफर्म कर लेते हैं। एंड जब नेक्स्ट स्वेलिंग के साथ अगर कोई पेशेंट आएगा तो नेक्स्ट स्वेलिंग में याद रखना है कि हम हमेशा FNAC कराएंगे। व्हाट इज़ FNAC? इट इज़ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये हम क्यों कराते हैं? ये हम इसलिए कराते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें वेदर रीजनल लिम्फ नोड के लेवल पे कोई मेटास्टेसिस है या नहीं। तो ये जो चारों इन्वेस्टिगेशंस हैं एंड इनकी जो वो हैं एक्सप्लेनेशंस हैं, ये चारों हमको याद रखनी होगी। ट्रीटमेंट के लिए देखा जाए, ट्रीटमेंट भी के 4 तरीके हैं: सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और लेज़र थेरेपी। सर्जरी, जनरलाइज सर्जरी बस याद कर लेंगे। हर सर्जरी के डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के नाम नहीं याद रखने, वो बस मैं क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। कंजर्वेशनल लेरेंजेक्टमी यूजली कराते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी जगह इन्वेड हुई हुई है या कौन सी जगह इन्वॉल्व हुई हुई है। हम कॉर्डेक्टमी भी करा सकते हैं जिसमें हम कॉर्ड्स को रिमूव करते हैं। हम हेमी लेरेंजेक्टमी भी करा सकते हैं जिसमें हम हाफ ऑफ द लेरेंस को रिमूव कर देते हैं। फ्रंटोलेटरल पार्शियल लेरेंजेक्टमी, एपिग्लोटेक्टमी, सुप्राग्लोटिक पार्शियल लेरेंजेक्टमी, सब टोटल लेरेंजेक्टमी, ये सब हम करा सकते हैं। लेकिन मेन जो चीज़ याद रखनी वो ये कि हम बेसिकली क्या कराते हैं? सर्जरी करा रहे होते हैं। जो सर्जरी के केस में जो चीज़ याद रखनी होगी वो ये याद रखनी होगी, जो कि हम ट्रेकियोस्टोमी की वीडियो में भी पढ़ेंगे, कि टोटल लेरेंजेक्टमी के केस में क्या होता है। टोटल लेरेंजेक्टमी के केस में हम बेसिकली जो इंटायर लेरिंग्स हो, जो आपको पूरा वॉइस बॉक्स है, उसको रिमूव कर देते हैं। साथ में हम इंटायर लेरिंग्स के साथ हायोइड बोन को भी रिमूव करते हैं और प्री एपिग्लोटिक स्पेस को भी रिमूव करते हैं। ये हम ट्रेकियोस्टोमी की वीडियो में पढ़ेंगे कि इसमें फिर हम कराते क्या हैं। इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको परमानेंट ट्रेकियोस्टोम डेवलप कर देते हैं, परमानेंटली फॉर लाइफ। क्या कहते हैं, उस पेशेंट में ट्रेकियोस्टोमी की ट्यूब डाल दी जाती है, क्योंकि अब होता क्या है, जो आपका मेन वॉइस बॉक्स था, जो लैरिंग्स था, वो तो निकल गया। एज अ रिजल्ट जो ट्रेकियो होता है, ट्रेकिया इज़ बेसिकली ब्रॉट टू द स्किन सरफेस एंड अ परमानेंट ट्रेकियोस्टोम इज मेड एट द लेवल ऑफ नेक, जो कि उन्होंने इस तरह करके दिखाया हुआ कि ट्रेकिया को ऊपर लिया है। और ये ट्रेकियोस्टोमी क्या कहते हैं, हमने ये ओपनिंग बना दी एंड ये इस तरह करके ही और शी रिक्वायर्स परमानेंट ट्रेकियोस्टोम फॉर लाइफ। ये मैं ट्रेकियोस्टोमी की वीडियो में और इन डिटेल बता दूंगा। बाकी ये देखा गया है कि टोटल लेरेंजेक्टमी यही होती है। टोटल लेरेंजेक्टमी याद रखनी है कि इट इज़ नॉट जस्ट द रिमूवल ऑफ इंटायर लैरिंग्स, बट इट इज़ द रिमूवल ऑफ इंटायर लैरिंग्स विद योर हायोइड बोन एंड द प्री एपिग्लोटिक स्पेस। एक्सटेंडेड टोटल लेरेंजेक्टमी क्या होती है? एक्सटेंडेड टोटल लेरेंजेक्टमी ये होती है कि डिपेंडिंग अपॉन ट्यूमर ने किस किस जगहों को इन्वॉल्व कर दिया, हम लैरिंग्स के साथ साथ उन जगहों को भी रिमूव कर देते हैं। लाइक फेरिंग्स को भी रिमूव कर सकते हैं, या पार्ट ऑफ ट्रेकिया, इसोफेगस, टंग एंड थायराइड ग्लैंड, इन सबका हम पार्ट भी रिमूव कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अगर ट्यूमर ने उन जगहों को इन्वेट किया है या नहीं किया। रेडिएशन थेरेपी की बात करें, जिसमें हम क्या कहते हैं रेडिएशन यूज़ करते हैं, उसमें ये देखा गया कि यूजली जो स्मॉल लीजन्स होते हैं उनको हम रेडिएशन के थ्रू ट्रीट कर देते हैं। या अगर कोई ऐसी कंडीशंस हो जिसमें सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, उसमें भी हम रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। या पोस्ट ऑपरेटिव हम रेडियोथेरेपी देते हैं टू बेसिकली प्रिवेंट द रिस्क ऑफ लोकल और रीजनल रिकरेंस ऑफ द ट्यूमर। कीमोथेरेपी हम कब कराते हैं? कीमोथेरेपी यूजली ये देखा गया कि कीमोथेरेपी को हम सर्जरी से पहले कराते हैं इन लोकली एडवांस ट्यूमर, ताकि जो ट्यूमर का साइज़ है उसको रिग्रेस करके उसको फिर ईजिली सर्जिकली रिमूव कर दें। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि हम एडवांस ट्यूमर में हम कीमोथेरेपी को रेडिएशन थेरेपी के साथ कंबाइन करके यूज़ करते हैं। लेज़र थेरेपी में ये देखा गया अगेन जो स्मॉल ट्यूमर्स होते हैं एंड जो लोकलाइज्ड होते हैं उनको हम CO2 लेज़र थेरेपी के थ्रू ईजिली रिमूव कर देते हैं।
सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होती है? सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स के। एक तो साइट ऑफ ट्यूमर क्या है, उसकी एक्सटेंट कितनी है, उसकी स्टेजिंग क्या है, टाइप ऑफ ट्यूमर कौन सा है, कि वो बिनाइन है, मलिग्नेंट है, एज ऑफ द पेशेंट क्या है, प्रोफेशन क्या है पेशेंट का, कि अगर तो टोटल लेरेंजेक्टमी करानी हुई विल इट बी प्लॉजिबल फॉर द पेशेंट और नॉट, कोई कंकरेंट डिजीज़ तो नहीं है। ये चेक करते हैं कि पेशेंट का फॉलो अप कंप्लाइंस है या नहीं कर सकता फॉलो अप, एंड वेदर वो जो भी हमने ट्रीटमेंट करानी है उसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं। मेन जो चीज़ इस पैराग्राफ में से याद रखनी है वो ये हमने याद रखनी है फॉर BCQs, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये याद रखना है कि जो T1 लीजन्स होते हैं ग्लोटिक के, हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ग्लोटिक, सब ग्लोटिक, सुपर ग्लोटिक, ट्रांसग्लोटिक, T1 के जो ग्लोटिक लीजन्स होते हैं दे आर ट्रीटेड थ्रू रेडिएशन थेरेपी और लेज़र थेरेपी। सुप्राग्लोटिस के जो T1 और T2 लीजन्स होते हैं एंड ग्लोटिस के जो T2 वाले लीजन्स होते हैं दे बोथ आर ट्रीटेड बाय रेडिएशन थेरेपी और कंजर्वेशनल लेरेंजियल सर्जरी। जो T3 और T4 वाले लीजन्स होते हैं, जितने भी T3 और T4 के लीजन्स होते हैं, डिपेंड जो भी उनकी टाइप हो, के वेदर सुप्राग्लोटिक हो, ग्लोटिक हो, सब ग्लोटिक हो, उन सबको हम किस तरह ट्रीट करते हैं? उन सबको हम पार्शल, टोटल या एक्सटेंडेड टोटल लेरेंजेक्टमी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द स्टेजिंग ऑफ द ट्यूमर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो हमको याद रखना होगा फॉर BCQ। एंड कभी कभी बहुत एडवांस लेरेंजियल कैंसर में क्या करते हैं, इन सारी ट्रीटमेंट्स को हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नोडल मेटास्टेसिस भी अगेन याद रखनी होगी फॉर BCQs। ये देखा गया कि अगर तो N1 और N2 वाला कोई ट्यूमर हो तो उसमें हम सर्जरी कराते हैं, लेकिन अगर N3 वाला कोई ट्यूमर हो तो N3 के केस में हम सर्जरी नहीं कराते, बल्कि उसमें हम रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी कराते हैं, क्योंकि उसमें यूजली जो सर्जरी होती है दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और डिस्टल मेटास्टेसिस में ये देखा गया कि डिस्टल मेटास्टेसिस में हम या तो सर्जरी करा सकते हैं या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी या तीनों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो वॉइस रिस्टोरेशन है आफ्टर टोटल लेरेंजेक्टमी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर SEQ एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर OSCE। OSCE में ज़्यादातर ये वाली फिगर आती है या फिर ये वाली फिगर आती है। ये देखा गया कि अब टोटल लेरेंजेक्टमी के बाद वॉइस को किस तरह रिस्टोर करना है, क्योंकि पेशेंट का जो वॉइस बॉक्स है वो तो अब रिमूव हो गया, तो अब पेशेंट बोलेगा कैसे, पेशेंट कम्युनिकेट किस तरह करेगा। ये 3 बेसिकली ऑप्शंस देखी गई हैं, ईसोफेजियल स्पीच, ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला विद वॉइस प्रोस्थेसिस एंड इलेक्ट्रोलैरिंक्स। ईसोफेजियल स्पीच क्या होती है? ईसोफेजियल स्पीच में ये देखा गया कि उसमें बेसिकली पेशेंट को ट्रेन कराया जाता है टू स्टोर द एयर इन हिज और हर इसोफेगस एंड देन द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग द क्रिकोफेरेंजियस मसल। और ये बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली होता है कि हमने पेशेंट को बहुत मुश्किलों से क्या कहते हैं ट्रेन करना होता है कि उसने मुंह खोल के सांस लेनी होगी, जितनी सांस ले सकता है उतना बेहतर है, एयर को पूरा स्टोर करना होगा, एंड जब वो बोलेगा तो वो बोलता किस तरह, वो ही और शी ही बेसिकली स्पीक्स थ्रू द क्या कहते हैं थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ क्रिकोफेरेंजियस मसल। एडवांटेजेस के क्या? एडवांटेजेस के ये हैं कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव है, कोई पैसे नहीं लगते, कोई प्रोस्थेटिक इसमें वो क्या कहते हैं रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस नहीं वो रिक्वायर्ड होती, देयर इज़ नो चांस ऑफ एनी एस्पिरेशन ऑफ फूड क्या कहते हैं, और कोई एडिशनल सर्जरी नहीं रिक्वायर्ड होती। लेकिन जो मेन डिसएडवांटेज आता है जिसकी वजह से मुश्किल होती है कि यही देखा गया कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर इट टू लर्न, स्पेशलाइज ट्रेनिंग रिक्वायर होती। एंड ये भी देखा गया कि जो पेशेंट होता है ही और शी कैन ओनली स्पीक शॉर्ट सेंटेंसेस, कि लेट सपोज अगर वो 15 या 20 मिनट तक सांस लिया जा रहा है, हवा को स्टोर करे भी जा रहे हैं ना, तो उसके बावजूद भी वो बहुत से बहुत 4 या 5 अल्फाज ही बोल पाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल नेचुरल मैकेनिज्म नहीं है। तो इसलिए इसका ये देखा गया ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। इसोफेजियल स्पीच के अगेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उन्होंने इस टेबल में बताए हैं, इस टेबल से भी अगेन याद कर लेने। देन वी कम टू योर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला विद वॉइस प्रोस्थेसिस। उसमें ये देखा गया कि उसमें बेसिकली हम कराते क्या हैं, ट्रेकिया और इसोफेगस के लेवल पे हम एक शंट प्रोड्यूस कर देते हैं, फिस्टुला बना देते हैं। अब एज ए रिजल्ट जो एयर होती है विच इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ लंग्स, वो करती क्या है, दैट एयर बेसिकली पासिस थ्रू दिस फिस्टुला, एंड हम फिस्टुला के लेवल पे क्या करते हैं, फिस्टुला के लेवल पे हम बेसिकली कोई वॉइस प्रोस्थेटिक रख देते हैं। अब एज ए रिजल्ट जैसी ही वो एयर पास होगी उस वॉइस प्रोस्थेटिक के थ्रू, वैसे ही वो साउंड प्रोड्यूस करेगी। एंड इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये देखा गया कि बाय डेवलपिंग ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला इट इज़ क्या कहते हैं, इट इज़ अ वन वे वेल्व। तो एज ए रिजल्ट होता क्या, इट ओनली अलाउज द एयर टू पास फ्रॉम इट एंड इट बेसिकली डिस अलाउज द फूड एंड सलाइवा टू एंटर इनटू ट्रेकिया। तो ये बेसिकली एडवांटेजेस से चीज़ देखी गई है कि सिर्फ एयर ही मूव हो सकती है, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं और जो सलाइवा के पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट एंटर योर ट्रेकिया। सो बेसिकली पेशेंट में कोई वो रेस्पिरेटरी वाले क्या कहते हैं, कोई रेस्पिरेटरी के डेंजर वाले साइंस नहीं आ सकते।
प्रोस्थेटिक की कौन सी डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं उनके नाम नहीं याद करने। लास्ट का जो इलेक्ट्रोलैरिंग्स भी ओस्पी के लिए ज़्यादा वो है, इंपॉर्टेंट है। ये देखा गया कि इट इज़ बेसिकली ये इलेक्ट्रोलैरिंग्स होता है, हैंड हेल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेटर। इसको ये पेशेंट दिखाया हुआ भी है। पेशेंट इसको इस तरह करके रखता है अपनी गर्दन के पास, बटन को दबाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस फेंकती हैं। और जब बंदा बोल रहा होता है तो बेसिकली वो इन जो वाइब्रेशंस आ रही हैं उन वाइब्रेशंस को मैनिपुलेट करके आवाज़ निकल रही होती है। बहुत रोबोटिक सी आवाज़ होती है इसमें। तो इसकी जो ट्रीटमेंट थी आफ्टर जो वॉइस रिस्टोरेशन की जो ट्रीटमेंट है आफ्टर टोटल लैरिंजेक्टमी, इन तीनों का हमें पता होना चाहिए। एंड मेन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमस में याद कर रखना है। तो आई होप पिक्चर ईजीली समझ में आ गया हो। बाकी जो बिनाइन वाले लीजन्स हैं ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर BCQs। सो दैट वाज इट। आई होप इजीली समझ में आ गई हो ये वीडियो एंड थैंक यू।